एक्चुअली ये दोनों बीमारियां जो है चिकनगुनिया और डेंगू, ये दोनों मच्छर से फैलते हैं। ये दोनों वायरल बीमारियां हैं लेकिन फैलते हैं मच्छर से। तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ भी पानी का जमाव ज़्यादा है, जहाँ मच्छर मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा हो रहा है, ऐसे जगह पर इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ये जो एरियाज़ में आप देखोगे कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा है, जहाँ पानी जमा हो रहा है, वहाँ ये इसका इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। चिकनगुनिया का जो नाम है, वो नाम वहीं से आता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के कारण जो पेशेंट ऐसा बेंट ओवर हो जाता है, उसी का मतलब चिकनगुनिया। नाउ ये चिकनगुनिया की जो बीमारी है, इसमें फर्स्ट थिंग इज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड हाई ग्रेड फीवर। तो ये इसमें पेशेंट को जो एक्यूट फेज जो होती है, उसमें पेशेंट को हाइड्रेशन अच्छे से रखना, न्यूट्रिशन अच्छी से रखना। पहले सादा पैरासीटामोल दिया जाता है पेशेंट को राउंड द क्लॉक, मतलब हर 6 घंटे में 8 घंटे में दिया जाता है, और उससे यदि रिलीफ नहीं हुआ तो देन वी हैव टू अपस्केल दी डोज ऑफ जो एनाल्जेसिक्स जो है, नॉन स्टेरॉइडल एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। उससे नहीं हो तो कुछ सीवियर केसेस में, जिनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट डिफॉर्मिटी या जॉइंट पेन है, उनमें शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड भी दी जाती है ऐसे केसेस में। और फीवर और ये सबसाइड होने के बाद जो आप कह रहे हैं कि जॉइंट पेन्स काफ़ी रहते हैं, काफ़ी लोगों में ये जॉइंट पेन्स जो है हफ्ते और कुछ पेशेंट्स में महीने 2 महीने भी लग रहे हैं। एंड कुछ एल्डरली लोगों में जिनमें ऑलरेडी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, इनमें रेसिडुअल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और रेसिडुअल जॉइंट पेन एक काफ़ी दिनों तक रहता है, काफ़ी महीनों तक रहता है ये। तो इसमें जहाँ पेन है उस समय एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाता है, और लेना चाहिए लोगों ने। ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने के पहले डॉक्टर से सलाह करना इसलिए ज़रूरी है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको किडनी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी पहले किडनी की जांच हो जानी चाहिए। प्लस चिकनगुनिया डेंगू दोनों में लिवर इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी बहुत हो सकती है, तो ये चीज़ें जांच करनी चाहिए और ये चीज़ें फॉलोअप की जाती है। जब पेशेंट को चिकनगुनिया होता है तो या डेंगू होता है, तो उसमें ये लिवर की टेस्ट और किडनी की जांच है, ये देखनी चाहिए पेशेंट की। ये लक्षण जो है इसमें काफ़ी ओवरलैप है। चिकनगुनिया डेंगू दोनों में हाई ग्रेड फीवर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बॉडी एक, मसल पेन, जॉइंट पेन। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग्स ज़्यादा होते हैं, रैश होती है। डेंगू में भी जॉइंट पेन्स होते हैं, लेकिन चिकनगुनिया में ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, डेंगू में जो हम चेक करते हैं प्लेटलेट काउंट कम होता है। यूजुअली ये प्लेटलेट काउंट चौथे 5वें दिन के बाद कम होने लगता है। पहले 4-5 दिन पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है, उसके बाद फिर प्लेटलेट काउंट्स कम होने लगते हैं। जब प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम हो जाए, मतलब जब 20,000 से कम हो जाए या 30,000 से कम प्लेटलेट्स आ जाए, तो दिन ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ती हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट को ब्लीडिंग होना या स्किन पर ब्लीडिंग, जिसको हम पेटेची बोलते हैं, ऐसे लाल डॉट्स आते हैं स्किन ब्लीडिंग के, तो वो देखे जाते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में फिर पेशेंट को प्लेटलेट यदि काफ़ी कम रहे, 20,000 से कम रहे, तो फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन भी दिया जाता है पेशेंट को। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हाई ग्रेड फीवर के बाद जब प्लेटलेट काउंट्स ड्रॉप होते हैं, यूजुअली 4th-5th डे के बाद होता है, 7th डे तक प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होते हैं। एंड जो एल्डरली लोग हैं, जिनको बाकी कंडीशन से डायबिटीज़ हैं या जो प्रॉब्लम है, उनमें भी और ज़्यादा प्लेटलेट ड्रॉप हुआ तो ब्लीडिंग, सपोज़ ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ, तो फिर ब्रेन में पेशेंट को काफ़ी बार सीवियर हेडेक, एंड जब CT MRI करते तो ब्रेन में ब्लीडिंग दिखती है। कुछ पेशेंट्स में ये भी हो सकता है। बाकी कभी कभार सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, ये भी हो सकता है पेशेंट्स को। ये जिनका बेसिकली ये दोनों बीमारियों में ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव। न्यूट्रिशन मेंटेन करना, पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करना, और जो आपने कहा बुखार 104 की यदि परसिस्टेंटली रहा गोलियां लेते हुए भी, तो ऐसे सिचुएशन में फिर पेशेंट को एडमिट करके सलाइन द्वारा फिर पैरासीटामोल दे करके कम किया जाता है। कुछ सिचुएशन में, जैसे मैंने बताया, सीवियर सिचुएशन में शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड भी दे सकते हैं इसे। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, स्पेशली डेंगू में, जिसमें सीवियर डेंगू जो होता है उसमें पेशेंट्स को पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ना। ब्लीडिंग टेंडेंसीज यदि बढ़ती हैं तो दे कैन हैव इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे मैंने कहा ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुआ। लंग इन्वॉल्वमेंट यदि होती है कुछ लोगों में, लंग के बाजू में फ्लूइड जमा होता है, तो और जिनमें जैसे अल्कोहलिक्स हो गए, डायबिटिक्स हो गए, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एल्डरली लोग हैं, इनमें सीवियर डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड कुछ केसेस में ये जानलेवा हो सकता है जब सीवियर होता है।
जिन्हें बाकी बीमारी जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ है, जिनको बाकी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, उनमें ये बीमारी जल्दी होने के चांसेस है। वैसे बीमारी तो फ़िलहाल ये बिकॉज ऑफ मॉस्किटो बाइट होती है, ये किसी को भी हो सकती है, कोई यंग हेल्दी इंसान को भी हो सकती है। इसमें जैसे मैंने बताया, घर के आजू बाजू में पानी जमा ना होने देना। आप ट्राई टू वेयर कवर्ड क्लोथ्स, जितना आपकी बॉडी एक्सपोज रहे मस्कीटो बाइट होती है उतने आपको रिस्क ज़्यादा रहती है। दूसरा, जो पेशेंट डेंगू वाला होता है उसमें पहले 5 दिन में वो ट्रांसमिटेबल होता है, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट नहीं होता। मतलब सलाइवा या ब्लड द्वारा यूजुअली नहीं होता, या बात करने से, जैसे कोविड जो अपन जो प्रिकॉशन लेते थे, मास्क पहनना, ये वैसे इसमें ज़रूरी नहीं, क्योंकि बॉडी फ्लूइड से नहीं होता, ये मॉस्किटो बाइट से होता है। लेकिन पहले 5 दिन में यदि वो इन्फेक्टेड व्यक्ति को यदि वो मस्कीटो काटता है तो वो सेम मस्कीटो कैन ट्रांसमिट इट टू सम अदर पर्सन। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कवर्ड ये मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करें ये सीज़न में। एंड मेक श्योर, अभी अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ थिंग्स बाय कीपिंग द एरिया क्लीन, जो लोकेलिटीज़ फॉगिंग कर रहे हैं, एंड पब्लिक अवेयरनेस जो NMC रन कर रही है। बट एज सिटीजन्स वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल कि अपने घर के आजू बाजू पानी जमा ना होने दे। नाले, नदियाँ, जो अब नाले और जो आजू बाजू में जो पानी जमा होता है, लोग आजकल कचरा जाते आते इधर उधर फेंकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स के वहाँ पर ध्यान दिया जाए कि पानी जमा ना हो। ये सब चीज़ें देखेंगे तो फिर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंसिडेंट्स शुड कम डाउन।